वो है, वो नेगेटिविज्म है। नेगेटिविज्म का मतलब है आपसे जो पूछा गया है उसका विरोध करना, उसका विरोध करना, कि अपोजिंग और रिफ्यूज, इंस्ट्रक्शन मानने से मना करना। रामलाल जीप दिखाओ, आ करो जीप दिखाओ, वो करो जीप दिखाओ, वो साहब हाथ रख लेगा दोनों मुंह पे, ये नेगेटिविज्म कहलाएगा। रामलाल जी हाथ इधर करो, नेगेटिविज्म है। रामलाल जी हाथ थोड़ा इधर करना, रामलाल जी पूरे फैल जाएंगे, है वो ऑटोमेटिक ओबीडियंस है ना। तीन ही लाइन लिखना है भाई साहब। इको ले लिया, इको। पैरेट लाइक कॉपिंग द स्पीच ऑफ अदर्स, पैरेट लाइक कॉपिंग स्पीच ऑफ अदर्स बाय इमिटेशन। वहीं इकोप्रेक्सिया इज monkey like copying the action of others, monkey like copying the action of others। हो गया, हो गया। एम्बी टेंडेंसी, झूठे मकार। तीन वर्ड लिखने में इतना जोर कहां से आ रहा है भाई? सारे सारे नए नहीं आए हो तुम लोग, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारे पीछे, साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो बच्चे अभी आए रिसेंटली 2-4 दिनों में, उनको पूरा लिखने की जरूरत है, तुमको जरूरत नहीं है, तो पुराने उनके लिखा हुआ है, पर फिर भी टी पे जा रहे हैं वापस सेम टू सेम। लिखो मेरा क्या भाई। एम्बी टेंडेंसी, एम्बीवैलेंस कल बताया था तुमको, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट्स, और टेंडेंसी है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शंस। रामलाल जी जीप दिखाओ, या रामलाल जी हाथ मिलाओ, जरा हाथ इधर लाओ, हाथ मिलाओ, हैंडशेक करो। अब रामलाल जी सोचेगा, थोड़ा हाथ आगे करेगा, फिर वापस यूं कर लेगा, क्योंकि रामलाल जी को पता है डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन है, कि उन्होंने हाथ यूं किया नहीं कि तलवार से काट देगा कोई, तो रामलाल जी वापस कहीं चलेंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शंस है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शंस, या नॉट एबल टू डिसाइड, डिजायर्ड मूवमेंट। एग्जांपल तुम्हारे सामने, when offered a handshake, patient may repeatedly bring his hand forward and backward, he is not able to decide whether he want to shake the hand or not। हाथ मिलाया जाए या नहीं, डिसाइड नहीं कर पाएगा। तुमने डिसाइड कर लिया हाथ मिलाना है कि नहीं? बालिका बेटा, ऐसी पोजीशन में नींद आ जाती है, उस हाथ को नीचे रख ले, सपोर्ट मिल जाता ना गर्दन को, तो नींद आ जाएगी, वरना गर्दन गिरेगी तो जग जाओगी। एम्बीवैलेंस लीड्स टू एम्बीटेंडेंसी। जब एम्बीवैलेंस होगा, एम्बीवैलेंस का मतलब है दिमाग में दो थॉट आना, करूं या ना करूं जैसी थॉट है, थॉट है वो विचार आया, विचार कि ऐसा किया जाए या नहीं, तो जो विचारों का कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्शन में दिखेगा, जो विचारों का कॉन्फ्लिक्ट है वही एक्शंस में दिखेगा, कि रामलाल के मन में यही विचार आ रहा है, हाथ मिलाया जाए या नहीं, ये मन में आया, थॉट में कॉन्फ्लिक्ट आया पहले, जब वो थॉट में कॉन्फ्लिक्ट आया तो वो एक्शन में दिख रहा है। तो तुम्हारे थॉट में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है कुछ? क्लियर है ना सब मामला? या करूं या ना करूं में कंफ्यूज चल रहे हो? कंफ्यूजन है क्या? नहीं लग तो रहा है। वालिका स्पीड बढ़ा ले, बार बार ऊपर क्यों झांकती हो? है? एक बार जब ऊपर झांको तो कम से कम आंखों के साथ चिपका के लाओ एक लाइन इधर, है? एक एक वर्ड के लिए यूं करोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा बेटा। तो एम्बी टेंडेंसी कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शन, नॉट एबल टू डिसाइड डू और नॉट टू डू, डिसाइड नहीं कर पाएगा कि करे कि ना करे। मैनरिज्म, ये भी पता है तुमको क्या है मैनरिज्म में? रिपीटेडली बिहेवियर करेगा। सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट गेट पे खड़ा है, जो भी आ रहा है सैल्यूट ठोक रहा है उसको, बार बार क्या कर रहा है, जो भी आ रहा है उसको सैल्यूट ठोक रहा है यहाँ भाई साहब, रिपीटेडली सैल्यूटिंग द पासर बाई। पर्पजफुल और मे नॉट बी पर्पजफुल, दोनों हो सकता है। तो मैनरिज्म में दोनों चीजें आ सकती है, पर्पजलेस भी हो सकता है और मे भी पर्पजफुल भी हो सकता है। इसके अलावा परसिवरेशन तुमको पता है, परसिवरेशन का मतलब क्या है? बताओ ना, लिखा हुआ है सब। डिफरेंट स्टिमुलाई को सेम तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, यानी कि सेम आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, आज क्या खाया? टोनम बाबू का क्या नाम तुम्हारे? हाँ। तो ये सारा सारा क्या कहलाता है? परसिवरेशन कहलाएगा, कि सेम आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चन या सेम रेस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई अलग अलग है बट पेशेंट रेस्पॉन्ड सेम तरीके से करेगा, वो क्या कहलाएगा? परसिवरेशन कहलाएगा। मैनरिज्म का मतलब है भाई साहब रिपीटेडली बिहेवियर को रिपीट करना कुछ, ये में भी गोल डायरेक्टेड हो सकता है, पर्पसफुल हो सकता है, नॉन पर्पसफुल हो सकता है। सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट जो भी वहां से जा रहा है सबको सैल्यूट ठोक रहा है, या फिर परसिवरेशन में अलग स्टिमुलाई है बट पेशेंट का रेस्पॉन्स सेम है, पेशेंट का रेस्पॉन्स सेम रहेगा। सेम रेस्पॉन्स दे रहे हो क्या? हो गया? अरे भाई जल्दी करो, अरे जल्दी करो भाई, पनवेल निकलना मुझे बाद में, जल्दी करो। तो मैनरिज्म और परसिवरेशन मैं बोल बोल था 10 बार तो बोल दिया, इतनी धीरे लिख रही देखो। हाँ लिख लिख, अभी इधर मत देख, जल्दी लिख। तू पड़ोस में लिखी हुई बैठी दिखा देना भाई, हाथ रख लेती है। कैसी हो दीदी, पास बैठी और फिर हो गया। ग्रीमेसिंग, ऑड फेशियल एक्सप्रेशन, कैसी हो दीदी, पास बैठी और फिर हो गया। ग्रीमेसिंग, ऑड फेशियल एक्सप्रेशन, ग्रीमेसिंग कहलाता है ऑड फेशियल एक्सप्रेशन। हो गया।
ग्रिमेसिंग, ऑड फेशियल एक्सप्रेशन ग्रिमेसिंग कहलाता है। ऑड फेशियल एक्सप्रेशन, ग्रिमेसिंग करके बता बेटा, ग्रिमेस करके बता, ग्रिमेस करके बताओ, डेमो देके बताओ। सर मैं तो बता ही दूंगा। ऑड फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? ऑड फेशियल एक्सप्रेशन, अलग अलग तरह के चेहरे बने ये ऑड फेशियल एक्सप्रेशन है, ये ग्रिमेसिंग है। क्या है? ग्रिमेसिंग है। स्टीरियोटाइपिंग क्या है? स्पॉन्टेनियसली रिपीटेशन ऑफ ऑड पर्पसलेस मूवमेंट है ये। स्टीरियोटाइपिंग पर्पसलेस है। फॉर एग्जांपल मेकिंग स्ट्रेंज मूवमेंट ऑफ फिंगर रिपीटेडली, लगातार अपनी उंगलियों से, कभी उंगलियां यूं कर रहा है कैसे भी मूवमेंट बना सकता है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट है। कुल मिला के सारा मामला एबनॉर्मल है रे। एक्टिविटी एबनॉर्मल, बिहेवियर एबनॉर्मल, थॉट एबनॉर्मल, एक्टिविटी रिपीटेड हो सकती है, चेहरा अलग अलग बना सकता। बेटा उबासी नहीं लेते, नींद से खचाखच भर गई हो तुम बेटा, थोड़ा रिवाइज करो। लिखा हुआ है तुम्हारे, लिखा हुआ है तो पढ़ो, उसको पढ़ो। जिनको नींद आती है वो ईमानदारी से खड़े हो जाए ना 2 मिनट, क्या दिक्कत है? नहीं इंसल्ट हो जाएगी। अबे काय की इंसल्ट है, वरना मैं इंसल्ट करूंगा इस बार, मुझे कोई दिख गया ऐसे। हो गया लिख के? तो ग्रिमेस और स्टीरियोटाइप समझ गए। ग्रिमेसिंग का मतलब यही है, अजीब अजीब तरह के चेहरे के एक्सप्रेशन बनाना। स्टीरियोटाइप लगातार पर्पसलेस मूवमेंट करना, लगातार पर्पसलेस मूवमेंट करना। इसके अलावा अब आगे कर्ट स्किनर भैया ने 11 सिम्टम दिए थे। क्या दिए थे? 11 सिम्टम, जिनको फर्स्ट रैंक सिम्टम बोलते हैं। कर्ट स्किनर ने दिए, किसने दिए? कर्ट स्किनर ने सिम्टम दिए, जिनको फर्स्ट रैंक सिम्टम बोलते हैं। और ये 11 सिम्टम है ये, जिसमें 3 थॉट फिनोमिना है, 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, 3 मेड फिनोमिना है, एक सोमेटिक फेस्टिविटी है और एक डिल्यूजनल परसेप्शन है, डिल्यूजनल परसेप्शन। अब 3 थॉट फिनोमिना में क्या होगा कि थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। वही 3 मेड फिनोमिना में क्या होगा? मेड का मतलब है आर्टिफिशियल, एक्सटर्नल। मेड का मतलब क्या है? उसके दिमाग की उपज नहीं है, कहीं और से है, आर्टिफिशियल है, एक्सटर्नल है, जिसमें मेड इंपल्स, मेड वॉइसन एंड मेड अफेक्ट आएगा। 3 चीज वो होंगे। इसके अलावा 3 टाइप ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगे, जिसमें थॉट इको होगा। थॉट इको का मतलब है मन में जो पेशेंट खुद सोचा उसको जोर से कानों से आवाज सुनाई दी, जो मन में सोच रहा है वो उसको सुनाई दे रहा है खुद के कान से ही, वो थॉट इको कहलाता है या ऑडिबल थॉट्स कहलाता है। दूसरा होगा थॉट इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री और स्टेटमेंट, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री चलती है वैसे कमेंट्री सुनाई देगी उसके खुद के एक्शंस पे। और एक होगा थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई, जिसको थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन कहेंगे, कि 2 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, 2 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और पेशेंट को सुनाई दे रहा है, नाम लेके कह रहा है, ये कह रहा है रामलाल बड़ा घटिया आदमी, दूसरा कह रहा है हाँ बहुत नीच है। ये क्या कहलाता है? थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई। एक बोल रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है और पेशेंट का नाम ले रहा है, इसलिए थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन कहलाता है। सोमेटिक फेस्टिविटी मतलब है बॉडीली सेंसेशन, बॉडीली परसेप्शन सब पैसिव है, जो नॉर्मल परसेप्शन है वो सब पैसिव बन जाएंगे। डिल्यूजनल परसेप्शन का मतलब यही है कि डिल्यूजनल, डिल्यूजन का मतलब क्या होगा? फॉल्स। डिल्यूजन का मतलब फॉल्स होता है। और परसेप्शन जो सेंस ऑर्गन से हम परसीव कर रहे हैं, जो भी चीजें सेंस ऑर्गन से परसीव की जा रही है वो फॉल्स है, वो फॉल्स है। पहले लिख लो फिर इनके बारे में लिखेंगे। तो कर्ट स्किनर भैया ने 11 फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए, जिसमें 3 थॉट फिनोमिना, 3 मेड फिनोमिना, 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, सोमेटिक फेस्टिविटी एंड डिल्यूजनल परसेप्शन। रहने उबासी मत ले यार, रहने। दोपहर का वक्त है, खाना खा के आए हो, ठंडी हवा भी, ठंडी हवा भी आ रही है। हवा नहीं आ रही? नाइट ड्यूटी? हाँ कोई नहीं, तुमको चलता है, हवा से क्या जरूरत है हवा की? अरे छोड़ो। एक वीडियो आया था समोसे में आलू कैसे बनाते हैं, तो वो आलू को क्या कर रहा था पता है? एक बाल्टी में भर के, और इतने गंदे पैर वाला एक लड़का था, बाल्टी में आलू, तुमको भेज दूंगा मैं ग्रुप में। हो गया रे? अरे हो गया। तुम्हारी हालात दिन दिन बदतर होते जा रहे हैं भाई साहब, क्या होगा? कर्ट स्किनर ने फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए, वो भी 11। कितने दिए? 11। बोलो सब लोग पीछे पीछे बोलो, कितने दिए? किसने दिए? ओ गूंगी लड़कियों, मुंह मुंह चलना चाहिए तुम्हारा। कर्ट स्किनर ने दिया, किसने दिया? वो लड़की नहीं बोल रही, मैं देख रहा हूँ जब से। बोल बेटा, कर्ट स्किनर बोल। हाँ तुम, हाँ बोल, बोलो। यूं नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा भाई। अब देखा देखा, मैंने कहा बोलो। ये नेगेटिविज्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये? नेगेटिविज्म। नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज नेगेटिविज्म। तो तुम याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम आ जाए नेगेटिविज्म मतलब, ठीक है। अब देखो भाई साहब, 3 थॉट फिनोमिना में देखें, थॉट इंसर्शन, विड्रॉल एंड ब्रॉडकास्टिंग। तुमको पता है पेशेंट वैसा लगता है उसके दिमाग में कोई थॉट डाल रहा है, इसका मीनिंग लिखने की जरूरत है। थॉट इंसर्शन नाम से दिख रहा है कि पेशेंट बिलीव्स दैट समवन इज इंसर्टिंग थॉट इन हिज माइंड, कि कोई और उसके दिमाग में सोच डाल रहा है। वहीं विड्रॉल में कोई निकाल रहा है, आइडिया चुरा रहा है उसके। रामलाल को ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में कोई भयंकर आइडिया आया था, चांद पे कैसे पहुंचे, वो आइडिया लोगों ने चुरा लिया उसके दिमाग से। क्या किया? आइडिया को चुरा लिया, निकाल लिया है, और वो आइडिया दिमाग से निकाल के लोगों तक पहुंचा दिया है। कहां तक पहुंचा दिया है? लोगों तक। टीवी में यही चल रहा है, टीवी में रामलाल के दिमाग वाला आइडिया चल रहा है।
टीवी वाला बता रहा है ऐसा, न्यूज़पेपर में छप के आया कि रामलाल के दिमाग का इन्वेंशन था ये, है? तो लोगों तक चीजें पहुंच रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है। ये 3 थॉट फिनोमिना हो सकते हैं। इसके अलावा 3 मेड फिनोमिना आएंगे, और मेड का मतलब होता है पैसिव। मेड का मतलब होता है पैसिव और आर्टिफिशियल, पैसिव और आर्टिफिशियल। यहाँ मेड वॉल्यूशन का मतलब होता है कि पेशेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है, उससे करवाई जा रही है, वो पैसिव है, वो आर्टिफिशियल है और पैसिव है। वॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा? एक्ट और एक्टिविटी। इफेक्ट क्या है? इमोशन है। यहाँ उसको लगेगा उसके इमोशन भी कैसे हैं? आर्टिफिशियल है। अफेक्ट का मतलब होता है इमोशन और फीलिंग, इमोशन और फीलिंग्स। इसके अलावा मेड इंपल्स, इंपल्स क्या है? इनर डिजायर है, इच्छाएं, डिजायर। मेड इंपल्स यानी इनर डिजायर है, वो भी एक्चुअल में वो ऐसा नहीं चाहता था, उसकी ये कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी ये हुआ, ये मतलब वो मेड इंपल्स है। कैसा इंपल्स है? मेड। और मेड का मतलब है आर्टिफिशियली मेड। मेड मींस आर्टिफिशियली मेड, दूसरे वर्ड में बोले तो एक्सटर्नल है, यानी कि पेशेंट का खुद का नहीं है। कैसे? पेशेंट को ऐसा लगेगा कि इमोशन उसके नहीं है, एक्टिविटी भी वो नहीं कर रहा है और इच्छाएं भी उसकी नहीं है। इसके अलावा थॉट इंसर्शन में पेशेंट को लगेगा उसके दिमाग में सोच डाली जा रही है, वो ऐसा नहीं सोच सकता, किसी ने उसके दिमाग में ऐसी सोच डाल दी है। फिर पेशेंट को लगेगा उसने दिमाग में कुछ अच्छा सोचा था, वो लोगों ने निकाल लिया है, चुरा लिया है आइडियाज। और थॉट ब्रॉडकास्टिंग में ये है कि उसका आइडिया चुरा के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है थ्रू द न्यूज़पेपर, मीडिया, टीवी, न्यूज चैनल, सब जगह उसके थॉट की चर्चाएं हो रही है। हो गया? क्या हो गया? क्या ये समझ नहीं आया? क्या इमोशन, फीलिंग, इन तीनों का? एक बार क्या 3 बार बताया, चौथी बार बता रहा हूँ, पैसे लगेंगे अगली बार बताने के एक्स्ट्रा फीस के अलावा। मेड वाली सन, मेड का मतलब क्या बेटा? आर्टिफिशियल है। मेड, मेड का मतलब बनाना है। तो यहाँ पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में जो एक्टिविटी कर रहा है वो उसकी नहीं है, जिसको मेड वाली सन बोलेंगे। मेड फीलिंग या मेड अफेक्ट का मतलब है पेशेंट को ऐसा लगेगा जो फील कर रहा है उसके इमोशन है वो उसके नहीं है, वो इमोशन उसके नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। और इंपल्स का मतलब होता है अंदरूनी इच्छाएं, डिजायर, कुछ भी काम करने के लिए इनर इंपल्स होता है, इनर डिजायर होती है, तो डिजायर ही बाहर आपके एक्शन में दिखेगी। तो जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, वो भी उसकी खुद की नहीं है, वो भी उसकी खुद की नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। अब देखो, ऑडिटरी, वॉइस आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग, वॉइस आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग, इसको हम थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन बोलते हैं, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। एग्जांपल, रामलाल को सुनाई दे रहा है कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक पहला बता रहा है रामलाल खराब आदमी है, चोर है वो। तो दूसरा बोल रहा है हाँ हाँ वो चोर है, मैंने भी देखा उसको चोरी करते हुए, बहुत बड़ा चोर है वो। तो ये थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन कहलाएगा। वॉइस कमेंटिंग ऑन पेशेंट एक्शन, यहाँ पेशेंट जो भी काम कर रहा है उस पर कमेंट्री हो रही है, क्रिकेट में जैसे कमेंट्री होती है लाइव, वैसे कमेंट्री हो रहा है। रामलाल जी अभी बेड पे पसरे हुए हैं, अभी रामलाल जी ये बेड से उठ के चप्पल पहन के आप किचन की तरफ जाते हुए अभी किचन में पहुंच गए हैं। ओ रामलाल जी ने किचन में जाते ही आलू उठाया, ओ आलू उठाया और एक प्लेट लिया, अब रामलाल जी ने चाकू लिया है, अब आलू छीलते हुए, रामलाल जी आलू छीलते हुए और ये आलू काटते हुए, इसी के साथ ये आलू काट दिया गया है। अब रामलाल जी ने टमाटर ले लिया, टमाटर काटते हुए अब मिर्ची काट रहे, ऐसे कमेंट्री चलेगी। रामलाल जो भी एक्शन कर रहा है उस पर कमेंट्री रामलाल को अपने कानों से सुनाई देती है कि रामलाल जैसे ही बेड से उठा उसके कान से आवाज आएगी बेड से उठा है, जैसे ही खड़ा हो चलने लगे अब चल रहा है। तो ऐसे हर काम जो वो करेगा उसकी कमेंट्री पेशेंट को खुद कान में सुनाई देगी। इसको बोलते हैं वॉइस कमेंटिंग ऑन द पेशेंट एक्शन, या थॉट इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री। दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे कि थॉट इन द फॉर्म ऑफ, थॉट इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री। इसके अलावा ऑडिबल थॉट्स, जिसको थॉट इको बोलते हैं, और इसके अलावा ये भी बोलते हैं थॉट इको। यहाँ रामलाल मन में बैठ बैठा बैठा सोच रहा है कि कल शाम को मैं पनीर की सब्जी बना लूंगा। सेम टाइम रामलाल के कान में आवाज आएगी कल शाम को पनीर की सब्जी बना लूंगा। कल शाम को रामलाल सोचा मूवी देखता हूँ आज, या कल मूवी देखने जाऊंगा, सेम आवाज कान से सुनाई देगी कल मूवी देखने जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल थॉट्स और थॉट इको। कि पेशेंट हियर वन सेल्फ थॉट, पेशेंट हियर वन सेल्फ थॉट, खुद की सोच सुनाई देना ऑडिबल थॉट और थॉट इको कहलाएगा। इसके अलावा वो क्या है? गेट एंड कैन लॉट वर्डन, गेट एंड कैन लॉट वर्डन, इतना लंबा नाम, ऑडिबल थॉट, थॉट इको और गेट एंड कैन लॉट वर्डन, ऐसा कहलाता है। तो तुमको आवाजें सुनाई तो नहीं दे रही कोई मन में जो सोच रहे हो वो? हो गया लिखे? तो 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन समझ में आए क्या? एक में पेशेंट के एक्शन पे कमेंट्री चल रही है, जैसे जैसे वो पेशेंट एक्शन कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, सब पे कमेंट्री चल रही है। दूसरे में पेशेंट अपने मन में कुछ भी सोच रहा है, वो सेम टाइम उसको कानों से सुनाई दे रही है, उसको थॉट इको कहेंगे, ऑडिबल थॉट्स कहेंगे। तीसरी चीज क्या है कि 2 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन बोलते हैं, थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई। ये कुछ बोल रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, अरे रामलाल चोर है, दूसरा कह रहा है हाँ बहुत बड़ा चोर है, और रामलाल का नाम लेकर डिस्कस कर रहे हैं, वो कहलाएगा आपका कि वॉइस आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग, या फिर थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन कहलाएगा। इसके अलावा सोमेटिक पेसिविटी, सोमेटिक पेसिविटी का मतलब क्या है? सोमेटिक पेसिविटी का मतलब है बॉडीली एक्शंस,
फिजिकल एक्शंस सब कोई और कंट्रोल कर रहा है कि बॉडीली एक्शंस आर अंडर कंट्रोल, बॉडीली एक्शंस आर अंडर कंट्रोल और पैसिव। जो भी पेशेंट खुद कर रहा है वो सब पैसिव है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब खुद करना होता है, पैसिव है कोई और करवा रहा है। पैसिव का मतलब क्या है, कोई और करवा रहा है। तो सोमेटिक पैसिविटी का मतलब है बॉडीली सेंसेशन और बॉडीली एक्टिविटी सब सब कैसी है, पैसिव है, अंडर सम एक्सटर्नल एजेंसीज कंट्रोल। तो लिख लो कि बॉडीली सेंसेशन और मूवमेंट्स आर अंडर कंट्रोल, बॉडीली मूवमेंट्स और सेंसेशन आर someone's control, someone's under control। ये someone है, ठीक है। इसके अलावा एक डिल्यूजनल परसेप्शन है, सारा परसेप्शन नॉर्मल परसेप्शन फॉल्स बन जाएगा। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स, परसेप्शन का मतलब है सेंस ऑर्गन के थ्रू हम जो चीजें परसीव करेंगे वो सब फॉल्स बन जाएगा, मीनिंगलेस बन जाएगा। पेशेंट उसको गलत मानेगा, पेशेंट उसको गलत परसीव करेगा, गलत मानेगा। एक्चुअल में कुछ आवाज सुनाई देगी, मान लो ऑडिटरी कोई परसेप्शन है, वो डिल्यूजनल बन जाएगा, यानी कि एक्चुअल में आवाज कैसी आ रही है, पेशेंट को वो फॉल्स लगेगी। पेशेंट को क्या लगेगी, फॉल्स लगेगी। टच का सेंसेशन है वो भी पेशेंट को गलत लगेगा या अलग तरीके से परसीव होगा, रॉन्ग तरीके से परसीव होगा। किसी ने धीरे से यूं टच किया, पेशेंट को ऐसा परसीव कैसा होगा कि जैसे किसी ने मुक्का मारा हो, जैसे किसी ने बहुत जोर से मुक्का मारा हो, ऐसा परसीव हो सकता है। कि कोई भी नॉर्मल परसेप्शन कैसा होगा, फॉल्स। कि नॉर्मल परसेप्शन बिकेम फॉल्स, नॉर्मल परसेप्शन बिकेम फॉल्स। प्राइमरी डिल्यूजन क्या है, सेकेंडरी क्या है, तुमको पता है, लिखा हुआ है, बताओ प्राइमरी कौन और सेकेंडरी कौन। प्राइमरी का मतलब है एक नॉर्मल इंसान में सडनली डिल्यूजन का डेवलप हो जाना, क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है। सेकेंडरी की पहले से एक डिल्यूजन था, अब उससे रिलेटेड कुछ और डेवलप हो गया, वो है सेकेंडरी। यानी कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पहले से था, परसिक्यूशन भी डेवलप हो गया, वो सेकेंडरी डिल्यूजन है। कि सडन डेवलपमेंट ऑफ ए डिल्यूजन इन नॉर्मल पर्सन या विदाउट एनी प्रीवियस डिल्यूजन, विदाउट एनी प्रीवियस डिल्यूजन प्राइमरी डिल्यूजन कहलाएगा। सेकेंडरी डिल्यूजन इज डेवलपमेंट ऑफ ए डिल्यूजन सेकेंडरी टू ए प्रीवियस डिल्यूजन, सेकेंडरी टू ए प्रीवियस डिल्यूजन, यानी कि पहले से एक था एक और आ गया है। हो गया लिखे अब। तो कर्ट स्किनर के ये 11 सिम्टम थे, कौन कौन से थे, किसने दिए फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, कर्ट स्किनर ने दिए सिजोफ्रेनिया के, जिनको फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया बोला है, जिसमें थॉट इंसर्शन, पेशेंट को ऐसा लगता है उसके माइंड में कोई थॉट डाल रहा है। थॉट विड्रॉल का मतलब है थॉट दिमाग से निकाली जा रही है, एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है लोगों तक उसकी थॉट पहुंच रही है। इसके अलावा थॉट इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री, पेशेंट को ऐसा लगता है उसके एक्शन पे सारी कमेंट्री चल रही हो, खुद की थॉट खुद जोर से सुनाई देगा, जिसको थॉट ईगो बोलते हैं, थॉट इको बोलेंगे। इसके अलावा थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन, जिसमें दो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, दो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई, इसको हम थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस कहेंगे। इसके अलावा मेड फीलिंग, मेड इंपल्स और मेड वॉल्यूशन, यानी कि एक्शंस एक्टिविटी आर्टिफिशियल है, उसके इनर डिजायर यानी इम्पल्स वो भी आर्टिफिशियल है, और उसके जो एक्शंस है वो भी आर्टिफिशियल है, इमोशन भी आर्टिफिशियल है। इसके अलावा सोमेटिक फेस्टिविटी, बॉडीली सेंसेशन और एक्टिविटी सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा हो, वो सोमेटिक फेस्टिविटी कहलाता है। परसेप्शन नॉर्मल जो है वो डिल्यूजनल बन जाएगा, यानी कि फॉल्स बन जाएगा। कि नॉर्मल परसेप्शन बिकेम फॉल्स और इलॉजिकल, क्या कहलाएगा, डिल्यूजनल परसेप्शन कहलाएगा। तुम बताओगे बेटा, तुम ब्लैक शर्ट टी शर्ट, क्या लग रहा है बेटा, भाई संपेरो रुक जाओ, है बेटा, कैसे है बेटा, पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव सिम्टम कौन कौन से होते हैं, सब। तो यहाँ आपको दिख रहा है, आपको पता है पॉजिटिव सिम्टम डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच मेनली पॉजिटिव सिम्टम कहलाते हैं। बाकी एवोल्यूशन, एलोगिया, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ये सब नेगेटिव सिम्टम्स है। डायग्नोस कैसे करेगा, तो डायग्नोस एलोगिया, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ये सब नेगेटिव सिम्टम्स है। डायग्नोस कैसे करेगा, तो डायग्नोस कैसे करेगा भाई साहब, तो कैसे करेगा, तो DSM-5 के अनुसार क्या क्राइटेरिया है, तो DSM-5 ने बोला है कि प्रेजेंस ऑफ एनी टू सिम्टम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, जो ये डिस्क्राइब सिम्टम है इनमें से कोई दो सिम्टम्स 1 महीने तक होने चाहिए, और जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी आइदर 1 to 3। अब देखो भाई साहब, ये सारे सिम्टम्स 1 2 3, अब शुरू के 3 में से कोई एक हो, कोई भी एक हो, चाहे ये हो ये हो ये हो, डिलीजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इन तीनों में से कोई एक हो, कोई एक इन बाकियों में से हो जाए, और ये दो सिम्टम्स कितने दिनों तक रहने, 1 मंथ तक, तब क्राइटेरिया बनेगा। इसके साथ साथ टोटल डिस्टर्बेंस कितना होना चाहिए, 6 महीने, यानी कि 6 महीने से पेशेंट की तबियत सही सी नहीं लग रही थी, बदला बदला सा लग रहा था, और ये एक्टिव सिम्टम, ये दो सिम्टम अभी पिछले 1 महीने से आ रहे हैं, तब सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनेगा। ऐसा DSM-5 के अकॉर्डिंग है, कैसा, DSM-5 के अकॉर्डिंग है। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर सिम्टम फॉर द 1 मंथ एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस और इलनेस इज 6 मंथ। तो याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे कि सिम्टम कितने महीने तक होने चाहिए, तो सिम्टम 1 मंथ तक है, डिस्टर्बेंस या ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कितनी होनी चाहिए, तो वो 6 मंथ है, लिख लो। तो सिंपल सी याद रखना है कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कितनी है, टोटल ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 6 मंथ है, और जो सिम्टम है वो 1 मंथ है। सिम्टम कितने तक है, 1 मंथ है। कि 6 महीने से डिस्टर्ब था, और अब पिछले 1 महीने से डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में से एक हो रहा है, और बाकी सिम्टम में से एक हो रहा है। तो 2 या उससे अधिक सिम्टम
1 महीने से ज्यादा, और टोटल डिस्टर्बेंस और ड्यूरेशन जो इलनेस की है वो 6 महीने। लिखा हुआ है। लिख लिया? लिख लिया? हो गया? अच्छा, बताओ बेटा नेगेटिव सिम्टम क्या होता है फिर, बताओ। हाँ, बैठो। क्या है नेगेटिव सिम्टम्स? apathy, abolition, anhedonia, asociality। तो स्किनर ने एक सिम्टम दिया था, फर्स्ट रैंक सिम्टम, जिसमें थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन है। वो क्या होता है बेटा? थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन मतलब नाम से दिख रहा है ना बेटा, थर्ड पर्सन, यानी कोई दो लोग बात कर रहे हैं पेशेंट का नाम लेके, और ऐसा पेशेंट को सुनाई दे रहा है। ये क्या है? थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन है, कि दो लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि रामलाल सही आदमी नहीं है, दूसरा कह रहा हाँ हाँ सही नहीं है वो। तो डायग्नोस करने के लिए DSM-5 के अकॉर्डिंग सिम्टम दो या उससे अधिक सिम्टम्स 1 महीने तक रहेंगे, और जो टोटल ड्यूरेशन है डिजीज की वो कितनी है? 6 मंथ है। हो गया लिख के? अरे बेटा राहुल, हो गया? इसके अलावा ICD-10 ने क्या बोला? हाँ, किधर से आवाज आई? किधर से आवाज आई है? क्या नहीं लिखा? अरे लिख लिया था क्या? तो गधों की तरह क्यों कर रहे हो? ICD-10 के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है? कि सिमिलर क्राइटेरिया है, बट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम शुड बी मोर देन 1 मंथ। बाकी सब ठीक सेम है, 2 और मोर सिम्टम। ये समय सिम्टम कितने महीने तक रहने थे? 1 मंथ तक। बट वही ICD बोल रहा है कि सिम्टम 1 महीने से ज्यादा होने चाहिए, सिम्टम 1 महीने से ज्यादा होने चाहिए। इसके अलावा हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, सिटी स्कैन और ब्रेन का MRI कराएंगे, तो वेंट्रिकल एनलार्ज या डायलेटेड वेंट्रिकल शो होते हैं सिजोफ्रेनिया में। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया के सिम्टम को असेस करने की स्केल्स है, वो पेन स्कैन बेंस है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम को असेस करने की स्केल है, क्लिनिकल असेसमेंट इंटरव्यू ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स है, और ब्रीफ नेगेटिव सिम्टम स्केल्स है। इनके नाम याद रखने हैं। तो PANSS, CAINS और BNSS, ये तीनों पॉजिटिव और नेगेटिव को असेस करने के स्केल्स है। इनको नाम से याद रखना है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्केल किसके लिए यूज होती है, तो तुमको पता होना चाहिए। देखेंगे सिजोफ्रेनिया के टाइप्स, बहुत तरह के होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया इज पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इसके अलावा हैप्पीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया होता है, जिसको डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड रेसिडुअल सिंपल। इसके अलावा पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया, पेपर ऑफ सिजोफ्रेनिया, बहुत सारे सिजोफ्रेनिया आएंगे, उन सबको देखेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? पैरानॉइड। और एक होता है कैटाटोनिक, उसमें क्या होगा? डिस्टर्ब्ड मोटर टोन। डिस्टर्ब्ड मोटर टोन। बालिका, क्या हुआ? चप्पल सुंदर है, इतने गड्ढे हैं चप्पल में, गिन रही थी? तो डायग्नोस करने का जो क्राइटेरिया है, DSM-5 ने बोला कि प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर सिम्टम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस शुड बी 6 मंथ। वहीं ICD ने बोला सेम क्राइटेरिया, बट द ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम शुड बी मोर देन 1 मंथ। इसके अलावा सिटी स्कैन और MRI अगर सिजोफ्रेनिया वाली पेशेंट की करते हैं, तो उसमें ब्रेन के वेंट्रिकल्स एब्नॉर्मल दिखते हैं, यानी कि डायलेटेड दिखेंगे। क्या दिखेंगे? डायलेटेड ब्रेन वेंट्रिकल्स दिखेंगे। ये स्केल्स के नाम तुम याद रख लेने का। हाँ, प्रोग्नोसिस देखे पहले, क्या हो गया था ना लिखे? हाँ या ना? तो क्या गीत गा रहे हो भाई? गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कौन कौन से हैं? ये वो फैक्टर है कि अगर ऐसी कंडीशन रही तो सिजोफ्रेनिया में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, इंप्रूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर पे भी MCQ आता है भाई साहब। तो पहली कंडीशन है एक्यूट एब्रप्ट और सडन ऑनसेट, एक्यूट एब्रप्ट और सडन ऑनसेट। दूसरा है लेट एज ऑफ ऑनसेट, लेट एज ऑफ ऑनसेट यानी 35 ईयर के बाद हो रहा हो तो। इसके अलावा तीसरा कि कौन सा टाइप है, कैटाटोनिक टाइप अच्छा प्रोग्नोसिस है, पैरानॉइड का भी अच्छा है। इसके अलावा फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल, फीमेल्स जल्दी रिकवर होती है। इसके अलावा
पॉजिटिव सिम्टम्स है तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। इसके अलावा अफेक्टिव सिम्टम एसोसिएटेड है, प्रेजेंस ऑफ अफेक्टिव सिम्टम्स एंड इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर्स है तो प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा। तो ये सारे फैक्टर गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है जिसमें याद रखना है एक्यूट ऑनसेट जिसको हम एब्रप्ट और सडन बोल सकते हैं, लेट एज ऑफ ऑनसेट जिसमें 35 साल के बाद है अगर फीमेल को हुआ है तो, या फिर पॉजिटिव सिम्टम है साथ में अफेक्टिव सिम्टम मौजूद है और हिस्ट्री किसकी रही है, मूड डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही हो तो प्रोग्नोसिस ठीक देखा गया है। तो ये सारे फैक्टर क्या कहलाएंगे, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कहलाएंगे। और इसमें अगर सब टाइप सिजोफ्रेनिया का या तो कैटाटोनिक हो या पैरानॉइड हो, इन दोनों का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। कैटाटोनिक में मोटार सिम्टम्स दिखते हैं ज्यादा और पैरानॉइड वाला क्या करता है, सस्पिशियसनेस रहता है। क्या रहता है, सस्पिशियसनेस। Good prognostic factors: acute onset, abrupt onset, sudden onset, late age of onset after the age of 35 years. फाइव ईयर कैटाटोनिक सब टाइप हो या पैरानॉइड सब टाइप हो तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट है लाइक डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। इन सब का उल्टा जो सिम्टम होंगे वो कैसे कहलाएंगे बेटा, बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। जैसे पहला ही है एक्यूट ऑनसेट तो बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कौन सा होगा, क्रॉनिक ऑनसेट, क्रॉनिक ऑनसेट या स्लो ऑनसेट। दूसरा अर्ली एज ऑफ ऑनसेट, क्या होगा, अर्ली एज ऑफ ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर, बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर तो बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। टाइप्स में देखा जाए तो हेमिप्लेनिक, सिंपल, रेसिडुअल, अनडिफरेंशिएटेड, इन सब का प्रोग्नोसिस खराब रहेगा। इसके अलावा मेल जेंडर का होना, नेगेटिव सिम्टम्स का होना, एब्सेंस ऑफ अफेक्टिव सिम्टम्स एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया वो सब बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कहलाएंगे। ये लिख लिए तो बैड लिख लो। इंसीडियस का मतलब है स्लो क्रॉनिक, स्लो और क्रॉनिक। गुड प्रोग्नोस्टिक याद कर लोगे तो बैड अपने आप याद हो जाएंगे। एक फैक्टर याद करने हैं आपको, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। लिख लिया। तो क्या है गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर और बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, अगर सडन ऑनसेट है तो प्रोग्नोसिस अच्छा है, और क्रॉनिक है, स्लो है, धीरे धीरे ऑनसेट है तो बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। अगर लेट एज ऑफ ऑनसेट है, लेट एज यानी 35 साल के बाद है तो प्रोग्नोसिस अच्छा है, 20 साल से पहले है प्रोग्नोसिस खराब रहेगा क्योंकि 20 साल के बच्चे का गुड सोशल सपोर्ट एस्टैब्लिश नहीं होता, गुड सोशल सपोर्ट एंड गुड मेंटल डेवलपमेंट, गुड मेंटल सपोर्ट और गुड कोपिंग मैकेनिज्म इफेक्टिवनेस नहीं होता, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, इसलिए वो प्रोग्नोसिस खराब है। इसके अलावा फीमेल एज कंपेयर टू मेल, फीमेल जल्दी रिकवर होती है, ये ऊपर वाले ने कुछ ऐसी चीजें दी होगी क्योंकि मेल को बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन से लेके बहुत दिक्कतें रहती है क्योंकि उसकी जॉब छूट जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, सारा डिस्टर्बेंस के कारण एक्सेसिव मेंटल टेंशन और प्रेशर ज्यादा लेगा, इसलिए रिकवरी में डिले होता है। वहीं फीमेल गुड फैमिली सपोर्ट से जल्दी रिकवर हो सकती है। इसके अलावा जो टाइप है सब टाइप पैरानॉइड और कैटाटोनिक वाले का प्रोग्नोसिस अच्छा है एज कंपेयर टू अनडिफरेंशिएटेड हैप्पीब्रेनिक सिंपल और रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस खराब रहेगा। अगर फैमिली हिस्ट्री सिजोफ्रेनिया की रही है तो प्रोग्नोसिस खराब है, और फैमिली हिस्ट्री अगर मूड डिसऑर्डर की रही है तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। और पॉजिटिव सिम्टम्स का प्रोग्नोसिस अच्छा है और नेगेटिव सिम्टम्स का खराब है क्योंकि नेगेटिव सिम्टम्स अगर आएंगे तो सिजोफ्रेनिया डायग्नोस होने में बहुत टाइम लगेगा। नेगेटिव सिम्टम्स सारे सिम्टम्स डिप्रेशन से मिस डायग्नोस हो सकता है, या फिर नेगेटिव सिम्टम्स को हम नोटिफाई नहीं करें क्योंकि नेगेटिव सिम्टम्स सारे ऐसे सिम्टम हैं जैसे इंटर नहीं ले रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है,
तो ऐसे सिम्टम्स होते ही कौन सोचेगा सिजोफ्रेनिया हो गया, तो दिखाने नहीं जाएगा हॉस्पिटल। तो डिले इन डायग्नोसिस होगा, जब डायग्नोसिस डिले होगा तो डिजीज और प्रोग्रेस अंदर चली जाती है, इसलिए प्रोग्नोसिस खराब रहता है। चले से बैठ चिल्लाने लग जाएगा, आज से मैं आ जाऊँ, आज से बस बंद कर दो दरवाजे खिड़की, घर वाले तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। और वही चुपचाप बैठे हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, काम में मन नहीं लग रहा है, कोई नहीं ले जाएगा हॉस्पिटल, कहेंगे रोज ताने और मारेगा, क्या पड़ा निकम्मा, कुछ कर ले, ऐसे ताने मारेंगे, मारते मारते 2-4 महीने निकल जाएंगे, है ना। पॉजिटिव सिम्टम में तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, अर्ली डायग्नोसिस है इसलिए प्रोग्नोसिस अच्छा है। वही नेगेटिव सिम्टम में डायग्नोसिस लेट होगा तो प्रोग्नोसिस खराब होगा। आप बताओ भाई, बता ही दोगे, जल्दी बताओ। अरे दो आंसर कैसे बोल रहे हो तुम? क्या हुआ है कि बीपी लेने के बाद पेशेंट हाथ ऊंचा ही रख रहा है, तो पोस्चरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, नियोलॉजिज्म और नियलिस्टिक। पोस्चरिंग में तो अपने आप पोजीशन लेता है, तो पोस्चरिंग नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ब्लड प्रेशर लेने के बाद पेशेंट हाथ को ऊपर ही रख रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। नियोलॉजिज्म का मतलब है, न्यू वर्ड बना देना आउट ऑफ डिक्शनरी, आउट ऑफ, क्या ये, हाँ। और नियलिस्टिक का मतलब है नथिंग इन एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एंड, सबके सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा, ये नियलिस्टिक डिल्यूजन है। अब टाइप्स देखें, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड का मतलब होता है सस्पिशियस। कैसा? सस्पिशियस, शक करेगा, डाउट करने वाला इंसान है। जब डाउट करेगा इसका मतलब है ट्रस्ट नहीं कर रहा किसी पे, और जब ट्रस्ट नहीं करेगा तो रिलेशनशिप इश्यू आएगा। इसका ऑनसेट कैसा है? इंसीडियस एंड लेट ऑनसेट, यूजुअली अगर आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर। दीस पेशेंट आर एक्सट्रीमली सस्पिशियसनेस, हैलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स आर वेरी कॉमन। और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। प्रोग्नोसिस कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ इंसान डाउट कर रहा है, डिल्यूजन्स हो सकते हैं, हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। और डिल्यूजन कौन सा होगा? स्पेशली डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ज्यादा होगा। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो सकता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट हिम और हर, पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट हिम और हर। लोग बातें कर रहे हैं, करने दो, बातें कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं बेटा। नहीं, तुमको ऐसा तो नहीं लगता लोग बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है, मुझे लगता रहता बार बार कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। हाँ, जोरदार लगा है। वैसे तुम मुर्ग, गर्दन इतनी नीचे काय कर ली, ऊपर कर थोड़ी, कोई खतरा नहीं है, गर्दन ऊंची रख। हो गया लिखे? नहीं हो गया? तो क्या है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया? मोस्ट कॉमन टाइप। क्या याद रखना है इसके बारे में कि सभी सिजोफ्रेनिया के टाइप में ये मोस्ट कॉमन है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, कैसा ऑनसेट कब है? 30 साल के बाद है। कब है? यूजुअली 30 साल के बाद है। इसके अलावा मेन फीचर पैरानॉइड का मतलब ही सस्पिशियसनेस होता है। पैरानॉइड का मतलब ही क्या है? सस्पिशियसनेस। और डिल्यूजन और हैलुसिनेशंस आर कॉमन देखने को मिलेंगे। प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है। इसके अलावा पहले क्वेश्चन नहीं आ गया, कोई क्या है? सस्पिशियसनेस और डिल्यूजन और हैलुसिनेशंस आर कॉमन देखने को मिलेंगे। प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है। इसके अलावा पहले क्वेश्चन नहीं आ गया, कोई नहीं, आंसर दो। A patient who present to a clinic describes seeing a green ghost when he hear classical music. What kind of phenomena? Patient बता रहा है कि वो उसको क्या दिखाई देता है? ग्रीन घोस्ट, ये क्या होता है बे? हरा हरा भूत दिखाई देता है जब भी वो क्लासिकल सॉन्ग सुनता है। जब भी क्लासिकल सॉन्ग सुनता है, कैसे होता है क्लासिकल सॉन्ग? है मेरे ढोलना, क्लासिकल सॉन्ग कैसे होता है? हाँ, था भैया वाला है। ये क्लासिकल सॉन्ग सुने, क्लासिकल म्यूजिक सुने, और उसको उस टाइम क्या दिखाई देता है? ग्रीन घोस्ट। यानी कि पेशेंट तो देख रहा है, पेशेंट सुन रहा है, बट परसेप्शन किस में बदल रहा है? एक्चुअल में आवाज सुनाई दे रही है, बट वो बदल किस में रही है? दिखाई देने में। तो परसेप्शन एक चीज का किसी और में बदलना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन या साइनेस्थीसिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और साइनेस्थीसिया। ये वो हेलुसिनेशन है जो तुम बताओगे बेटा। ऐसा मान लो तुमको सांप सूंघ गया 2 मिनट के लिए, बता बेटा, तुम बता दे। हाँ यू, हाँ यू नहीं चलेगा, बताना ही पड़ेगा। हैप्टिक हेलुसिनेशन क्या है बेटा? पुरानी बची है, पुरानी है ना? कितने दिनों से आ रही है? दो, ऐसा थोड़ी। कितने दिनों से आ रही बेटा? 2 मंथ से। तो फिर 2 मंथ से तो बहुत हुआ ना, बहुत पुरानी हो गई। हैप्टिक हेलुसिनेशन क्या है? आप बताओ, आपके पीछे। हाँ बेटा बता, हैप्टिक हेलुसिनेशन, व्हाट इज हैप्टिक हेलुसिनेशन? उसके पीछे वाली बताओ बेटा। हाँ बताओ, आप बताओ ना, अरे बताओ। हैप्टिक, आप बताओ बेटा। और बताओ, और आप बताओ बेटा। मुर्गी बन जाओ, पांचों पांचों। हैप्टिक हेलुसिनेशन नहीं पता बेटा? है यू कर रहे हो, ये क्या है? क्यों नहीं पता? हेलुसिनेशन क्या होता है बता बेटा? हेलुसिनेशन का मतलब पता है क्या होता है? हैं? क्या होगा? क्या कह रही है? स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है? नहीं होती है। कहाँ जा रही है बेटा? हैप्टिक हेलुसिनेशन बता के जा। तुमको क्यों नहीं आता बेटा ये? नहीं, ये क्यों नहीं आता हैप्टिक? कितनी बार पढ़ा है? हर बार बोला, कितनी बार बोला? तुम बताओ, बैठ जा तुम।
परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई हैलुसिनेशन हो गया, हैप्टिक हैलुसिनेशन बताओ ये तुम। हाँ, टैक्टाइल हैलुसिनेशन का दूसरा नाम है हैप्टिक हैलुसिनेशन। किसका? टैक्टाइल हैलुसिनेशन। टैक्टाइल रिलेटेड टू टच, तो फॉल सेंसेशन ऑफ टच। अब आया ना, तो पहले काहे नहीं आया कि बेटा तुम क्या न्याल करोगे हमको? हम्म ऑटोस्कोपी क्या होता है बेटा? तुम ऑटोस्कोपी क्या है? सुनता है? ऑटोस्कोप से कान से एग्जामिनेशन करता है इसलिए सुनता है। ऑडिटरी में सुनेगा ना बेटा, ऑटोस्कोप में कहाँ सुनेगा? बताओ ऑटोस्कोपी क्या है? तुम बताओ, तुम बताओ। भाई सबके सब मुर्गियां हो गया? तुम बताओ। हाँ, ऑटोस्कोपी का मतलब क्या है? मिरर इमेज बनेगी बे, खुद के बिना शीशे में देखे वही खुद की बॉडी दिखेगी सामने, ऑटोस्कोपी है। तुम हिप्नोगोगी क्या है? ढूंढ रही थी पर तब तक पहले ही नंबर आ गया। कब आएगी आवाज? है? आ गई आवाज। हिप्नोगोगी का मतलब है जब इंसान सोने गया है, गहरी नींद नहीं आई है, उस टाइम कुछ कान से आवाज आई। अरे बेटा समझ क्या, इतना बेसिक चीज नहीं आता तुमको? टैक्टाइल हैलुसिनेशन नहीं आया, ये बहुत खराब बात है बेटा। हैलुसिनेशन का मीनिंग नहीं आएगा तो कैसे होगा बताओ? बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। अगर हैलुसिनेशन का मीनिंग अगर आपको याद नहीं आएगा तो बाकी कुछ भी याद नहीं होगा, ये पक्का है। ऐसा ना करो, रिवाइज करो। डिल्यूजन और हैलुसिनेशन है क्या? ऐसा ना करो, रिवाइज करो। डिल्यूजन और हैलुसिनेशन साइकियाट्रिक शुरू होने के बाद कम से कम 500 बार मैंने मुंह से बोला होगा। कान कितने हैं तुम्हारे? क्या करते हो उन कानों का? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स देखने को मिलेंगे, वो परसिक्यूशन का देखने को मिल सकता है, रेफरेंस का मिल सकता है, ग्रैंडियर का, कंट्रोल का, इनफिडेलिटी और जेलेसी का देखने को मिल सकता है। तो कोई पूछ ले कौन कौन से टाइप के डिल्यूजन्स हो सकते हैं, तो याद रखना है परसिक्यूशन, रेफरेंस, ग्रैंडियर, कंट्रोल, इनफिडेलिटी और जेलेसी। इसके अलावा मैंने लिखा है नो प्रोमिनेंट डिस्टर्बेंस ऑफ स्पीच, अफेक्ट और मोटर एक्टिविटी, यानी कि स्पीच में डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा, इमोशन में डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा, एक्टिविटी भी नॉर्मल करेगा। इसके अलावा फंक्शनल कैपेसिटी आर स्लाइटली डिस्टर्ब। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच काइंड ऑफ सिजोफ्रेनिया हैविंग मिनिमल फंक्शनल डिस्टर्बेंस, अभी कोई रिसेंटली एग्जाम आया था, वो याद रखना है, वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। कौन सा है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। यहाँ इंसान सिर्फ और सिर्फ सस्पिशियस है, बाकी कोई समस्या नहीं है। स्पीच नॉर्मल है, एक्टिविटी नॉर्मल है, इमोशन नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ डाउट कर रहा है, डाउट। इसके अलावा क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है, सस्पिशियसनेस है, ट्रीटमेंट लेगा, कुछ दिन फिर छोड़ देगा, तो सिम्टम बार बार आएंगे जाएंगे, तो रिलैप्स एंड रिमिशन ज्यादा होता है पैरानॉइड में। क्योंकि जो सिजोफ्रेनिया ज्यादा सीवियर नहीं होता, उसके ज्यादा चांस होता है रिलैप्स एंड रिमिशन के। क्यों? क्योंकि पेशेंट को लगता है मैं ठीक हूँ, क्यों गोलियां लूं, मैं ठीक हूँ, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत क्या है, तो वो छोड़ देगा ट्रीटमेंट बीच में, फिर से सिम्टम आने लग जाएंगे, तो फ्रीक्वेंट रिमिशन एंड रिलैप्स देखने को मिलेगा। अभी तो क्या हुआ है, ये डिल्यूजन के टाइप किसी को नहीं आते, अभी आज में खड़ा करेंगे बेंच पे, अब नहीं बताया तो। लिख लिया? तो तुम हमको ये बताओगे इनफिडेलिटी और जेलेसी का डिल्यूजन क्या होता है बेटा? क्या रहेगा? नाराज हो जाएगा? मैं भी नाराज हो जाऊंगा बेटा ऐसा किया तो। हाँ, मैं जेलस फील होऊंगा फिर। जो सिर्फ पूछा उधर बताने का। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी और जेलेसी का मतलब क्या है? डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी और जेलेसी का मतलब है कि टोना बाबू चीट करती है या करता है। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ, अगर मेल है तो उसकी वाइफ चीट कर रही है। ओथिलो सिंड्रोम है ये। क्या है? ओथिलो सिंड्रोम। उसको लगता है लोगों को कि लोग चीट कर रहे हैं, लॉयल नहीं है, कहीं और भी चक्कर घुमा रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल का है बेटा, कंट्रोल। अच्छा, उसके बिहेवियर, थॉट, सब चीजों को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर क्या है बेटा? सब। हाँ, ओके, वेरी गुड। पेशेंट को ऐसा लगता है उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर है, वो फेमस है, वो रिच है, वो सुंदर है, विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरा है? हाँ, कोयला है, ठीक है। इसके अलावा रेफरेंस क्या है बेटा? बताओ बताओ। रेफरेंस अभी बताया था मैंने कुछ मिनट पहले, तुम्हारे कान यहीं थे, फिर अंदर आवाज काहे नहीं गई वो? रेफरेंस का मतलब? हुँ? हाँ, रेफरेंस का मतलब है लोग बातें कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रेफरेंस कहलाएगा। और पर्सिक्यूशन का मतलब क्या बेटा? हाँ बेटा। पर्सिक्यूशन का मतलब है कि पेशेंट को ऐसा लगना कि समवन इज प्लानिंग टू हार्म और किल हिम और हर, किसी भी फॉर्म में नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा रिमिशन और रिलैप्स। रिमिशन क्या है और रिलैप्स क्या है? रिमिशन क्या है? कल क्वेश्चन में बताया था, एक बार कम नहीं होते, कम ही हो जाते हैं। रिमिशन का मतलब है डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम, वहीं रिलैप्स का मतलब है वर्सनिंग ऑफ सिम्टम आफ्टर टेम्पररी इंप्रूवमेंट। एक बार सिम्टम कम होंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, वो रिलैप्स कहलाएगा। तो याद रखना है बेटा, भूलना नहीं है। ये वर्ड क्यों नहीं याद रह पाते तुमको? यही प्रॉब्लम है कि रिवीजन नहीं करते हो तुम। दूसरा सिजोफ्रेनिया का टाइप कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, और कैटाटोनिया मतलब होता है डिस्टर्ब्ड मोटर टोन। डिस्टर्ब मोटर टोन और मोटर एक्टिविटी, ये 15 से 25 साल के एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। इसका ऑनसेट भी एक्यूट है, सडन है। यहाँ मेनली मोटर बिहेवियर में डिस्टर्ब होगा। इसका प्रोग्नोसिस भी खूब अच्छा है। और इसको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या थेरेपी ऑफ चॉइस या मैनेजमेंट ऑफ चॉइस पूछे जाए तो एक देंगे ईसीटी,
ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है अगर सिजोफ्रेनिया के कोई टाइप में, तो है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। दूसरी ड्रग देते हैं बेंजोडाइजेपिन ड्रग, स्पेशली लोराजिपाम देते हैं। क्या देते हैं? लोराजिपाम, क्योंकि इसमें ही कैटाटोनिक में ही अगर पेशेंट यूं पोजीशन लेके खड़ा, भाई साहब यूं खड़ा है, अब यूं खड़ा है तो कैसे सुलाओगे उसको? अरे लोराजिपाम लगा देंगे, सो जाएगा, तो तुरंत रिलीव होता है, तुरंत सिम्टम रिलीव हो जाते हैं। तो लोराजिपाम और ईसीटी सबसे इफेक्टिव चीज है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? लोराजिपाम एंड ईसीटी। और लोराजिपाम से तुरंत सिम्टम रिलीज होने को लेजरस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजरस इफेक्ट बोलते हैं कि इमीडिएट रिडक्शन इन सिम्टम और इंप्रूवमेंट इन सिम्टम ऑफ कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोराजिपाम, उसको लेजरस इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेजरस इफेक्ट। हो गया था? नहीं हुआ? हो गया? तो कैटाटोनिक में क्या याद रखोगे? किसने दिया ये कैटाटोनिया वर्ड? सब बताओ, बताओ, कोई भी बताओ, बीच वाली दो लोग, 8 लोग में से डिस्कस करके बता दो, चलो, बाकी लोग नहीं बोलेगा। वो 8 लोग बताओ, किसने दिया बेटा कैटाटोनिया वर्ड? किसने दिया? अरे दिमाग में क्या है तुम लोगों के? स्टडी करनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। किसने दिया? कार्ल काल्बम ने दिया। किसने दिया? काहे याद नहीं रहता बेटा? क्या है तुम्हारे दिमाग में? तीन तरह का देखने को मिलता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, और वो तीन तरह का, पहला है एक्साइटेड कैटाटोनिया। पहला क्या है? एक्साइटेड कैटाटोनिया। ही किसने दिया कैटाटोनिया वर्ड बेटा? यू है? काल काल काल्बम। बैठ जाओ। तीन तरह का है। पहला है एक्साइटेड कैटाटोनिया, नाम से दिख रहा है एक्साइटेड कैटाटोनिया है भाई साहब। यहाँ हाइपर एक्टिव रहेगा पेशेंट, कैसे रहेगा? हाइपर एक्टिव, एजिटेटेड, रेस्टलेसनेस, एक्साइटेड, वायलेंट बिहेवियर वाला, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, सब कुछ काम जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि ऊपर वाले ने इसको भी मेनिया जैसे सिम्टम है, मेनिया जैसे ही सिम्टम है सारे। हाइपर एक्टिव सिजोफ्रेनिया कैसे सिम्टम से मैच करेगा? मेनिया वाले सिम्टम से, कि जल्दी जल्दी बोलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा। जब थॉट रैपिड होगी तो स्पीच भी रैपिड होगा, जब थॉट रैपिड होगी तो स्पीच और एक्शन भी रैपिडली करेगा, तो जल्दी जल्दी चलेगा, साथ में लूजिंग ऑफ एसोसिएशन होगा, प्रेशर ऑफ स्पीच बढ़ेगा, स्पीच प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, इसी में अगर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गया, पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, पूरे दिन बोल रहा है, पूरे दिन चल रहा है इधर उधर, तो क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा, सीवियर टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी का टेंपरेचर फ्लक्चुएट हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। कि एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जिसमें पेशेंट की पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, फेटल हो सकता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को सुधारना है, रेस्ट देनी है, लेटाना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, जिसको एक्यूट लीथल और पर्निशियस कैटाटोनिया बोलते हैं, जिसमें पेशेंट या तो कोई लंबे समय तक रिजिडिटी पोस्चर मेंटेन कर सकता है, या फिर पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, जल्दी जल्दी चल रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, फुल एनर्जी से एग्जॉस्ट हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर हाइपोथर्मिया हो सकता है, इसके कारण डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन को एज एन इमरजेंसी ट्रीट करना है। छींक आगे उसकी वजह से 5 मिनट में कुछ छींक के बारे में सोच रही है, आगे तो ठीक है, लिख के रहे। जिन बच्चों को साइकेट्रिक बहुत मुश्किल लग रही है, बेटा टर्मिनोलॉजी पढ़ो, उसके बिना कुछ नहीं होगा तुम्हारा। टर्मिनोलॉजी याद हो जाएगी, इसका मतलब साइकेट्रिक पूरी याद हो गई है। 5 बार पढ़ो, 5 बार याद हो जाएगी। अब बेटा हेलुसिनेशन का मीनिंग भी समझ में नहीं आया तो पूछती क्यों नहीं है रे? हैं? अगर हेलुसिनेशन ही नहीं आ रहा है तो पूछो ना बेटा। ऐसे मन में लेके बैठ रहेगी तो क्या होगा? नुकसान है बेटा, इससे फायदा नहीं होगा। रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, बार बार पढ़ोगे तो वर्ड ही तो है, याद हो जाएंगे। क्या है उसमें? बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सिंपल एग्जांपल के साथ याद रखोगे और इजीली याद होंगे। तो 3-4 बार रिवाइज करो, निकम्मे मत पड़े रहो। हो गया? हो गया? अच्छा, नहीं हुआ? नहीं हो गया है? क्या बेटा? हाँ हाँ, तो क्या करोगे? अगर जब एक्साइटेड है इसका मतलब एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्साइटेड है इसका मतलब जल्दी जल्दी बोलेगा, जोर से बोलेगा, है, प्रेशर ऑफ स्पीच भी बढ़ेगा, और स्पीच प्रोडक्टिविटी, टोन, वॉल्यूम सब बढ़ेंगे। आदमी एक्साइटेड में क्या करता है? चिल्लाता है, जोर से बोलेगा। अरे तो जब भाई साहब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा तो थॉट के बीच का कनेक्शन लूज हो जाएगा ना।
कनेक्शन बिटवीन थॉट आर लूज और लॉस्ट, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। दूसरा स्टूपरस टाइप, जिसको हम रिटार्डेड टाइप बोल सकते हैं, इसमें वो सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी, नेगेटिविज्म, पोस्चर, ये सब कौन से टाइप के कैटाटोनिक के कौन से टाइप में देखने को मिलेगा, एक्साइटेड में या स्टूपरस में? तो आप याद रखना स्टूपरस में देखने को मिलेंगे। तो एक्सट्रीम रिटार्डेशन ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी, सिम्टम्स आर म्यूटिज्म, रिजिडिटी, नेगेटिविज्म, पोस्चरिंग, स्टूपर, फ्लेक्सिबिलिटीज, एम्बिटेंडेंसी, इकोलेलिया, इकोप्लेक्सिया, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, वर्बिजेशन। मजा आ गया, आप सारे पूछूंगा उधर आके। तो ये सब के सब लिखा हुआ है। अब मैं पूछेगा आज सब के सब, कौन बताएगा? क्यों तुम नहीं बता सकते हैं? पकड़ी गई चोट। मैं नहीं आ रहा, पूछ रही है। चलो पहले मैं बोल देता हूँ, उसके बाद पूछूंगा तो भी मिल ही जाएंगे मुर्गे तो मुझे नहीं मिलेंगे। अरे म्यूटिज्म का मतलब पता है? म्यूट, म्यूट का मतलब क्या है? अरे म्यूट का मतलब मोशनलेस थोड़ी है यार। म्यूट का मतलब म्यूट, चुप हो गया बे, शांत हो गया है, एकदम शांत पड़ा है? आवाज नहीं निकाल रहा है, वो म्यूट है? म्यूट कर ले, टीवी म्यूट करना जरा, इसका मतलब क्या करते हो? आवाज बंद करते हो। क्या करते हो? आवाज बंद हुई है यहाँ भाई। रिजिडिटी, रिजिड पोस्चर मेंटेन कर रहा है, अकड़न वाला, अकड़ा हुआ खड़ा हुआ है। इसके अलावा नेगेटिविज्म, हर कमांड के लिए नहीं है, नेगेटिविज्म है। पोस्चरिंग साइकोलॉजिकल पिल्लो है, अपने आप बेड पे लेटा है, तकिया नहीं लगाया हुआ है, उसके बावजूद बेड से गर्दन ऊंची रख रहा है, ये क्या कहलाएगा? पोस्चरिंग कहलाएगा। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, तुम बीपी लेके चले गए वहां से, उसके बाद पोजीशन मेंटेन करके रख रहा है, वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है। एम्बी टेंडेंसी, करूं या ना करूं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शन इज नोन एज एम्बी टेंडेंसी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शन। रामलाल जी हाथ मिलाओ, रामलाल हाथ आगे लाएगा फिर वापस खींच लेगा, क्या कहलाएगा? ये एम्बी टेंडेंसी कहलाएगा। इसके अलावा इकोलेलिया, इकोप्लेक्सिया, क्या होता है इकोलेलिया बेटा? ट्रम बढ़ाओगी। इकोलेलिया बता कैसे? तो बोलता जैसे हमारे जंगली तोते कैसे करेगा बेटा? हाँ, यानी कि जैसा सामने वाला बोल रहा है उसी के वर्ड को रिपीट करेगा, उसी के वर्ड को रिपीट करेगा। इकोप्रेक्सिया में एक्टिविटी को कॉपी करेगा, किसको करेगा? एक्टिविटी को कॉपी करेगा। वर्बिग्रेशन क्या है? वर्बिग्रेशन क्या है बेटा? हम्म, कैसे? वर्बिग्रेशन का मतलब है, हाँ, विदाउट स्टिमुलाई बंद हो गया, उसके बावजूद सेम आंसर को रिपीट करता रहेगा। प्रीवियस रेस्पॉन्स, को बार बार रिपीट करता रहेगा विदाउट स्टिमुलाई। जैसे पेशेंट से एक बार जाके पूछा आपका नाम क्या है, उसके बाद तुम वहां से चले गए, कुछ नहीं पूछ रहे, यानी कि स्टिमुलाई एंड हो गया, उसके बाद पेशेंट रामलाल 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 कर रहा है, ये पर्सिवरेशन है। यही वर्बिग्रेशन, सॉरी, ये वर्बिग्रेशन है। पर्सिवरेशन में क्या होगा? आप बार बार पूछ रहे हो और क्वेश्चन अलग पूछ रहे हो, पेशेंट आंसर सेम ही दे रहा है। ऑटोमेटिक ओबीडियंस क्या है बेटा? ऑटोमेटिक ओबीडियंस क्या है? हुँ? ना ना, ऑटोमेटिक ओबीडियंस नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। ऑटोमेटिक ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, यानी पैथोलॉजिकल कंप्लायंस। कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होना, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होना नेगेटिविज्म का अपोजिट है। रामलाल जी जीभ दिखाओ, तो रामलाल जी नेगेटिविज्म में तो कर लेंगे, और इसमें पूरा मुंह खोल के जीभ ये खड़ा हो जाएगा, आधे घंटे मुंह बंद कर नहीं करेगा है? तो ये ऑटोमेटिक ओबीडियंस है। हो गया लिखे अब। और जो तीसरा टाइप है वो कैटाटोनिक, अल्टरनेटिंग बिटवीन एक्साइटमेंट एंड स्टूपरस। इसमें सिम्टम अल्टरनेट दिखेंगे। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के तीन टाइप है, कौन कौन से? एक एक्साइटेड है, एक्साइटेड में एग्रेसिव हाइपर एक्टिव बिहेवियर, जिसमें स्पीच टोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच बढ़ा हुआ मिलेगा, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन देखने को मिल सकती है। वही जो स्टूपेस टाइप वाला, इसमें सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको। नेगेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चरिंग, इक्वल इकोप्लेक्सिया, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, वर्बिग्रेशन, सारे सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लेजर इफेक्ट लिख लो यार, आया नहीं कहीं, मैंने सोचा है आगे। कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखो, एक लाइन लिखो। लेजर रस ऐसे लिख सकते हो, या लेजर रस ऐसे लिख सकते हो। लेजर रस इफेक्ट क्या है? ये कि सडन इंप्रूवमेंट, सडन इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इन कैटाटोनिक, इन कैटाटोनिक
symptoms after administration of lorazepam। इसके अलावा इस लेजर इफेक्ट को साइकेट्रिक से बिना रिलेटेड देखे तो ऑटो रिससिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा एग्जांपल है ऑटो रिससिटेशन। ऑटो रिससिटेशन कैसे लिखते हैं यार? ससिटेशन सिटेशन सही है क्या? क्या गलत है? ऑटो रिससिटेशन का मतलब क्या समझते हो रे? अबे चुप रहो पहले। ऑटो रिससिटेशन का मतलब क्या है? देखा होगा आपने मूवीज में या रियल में भी, न्यूज में भी आता है कई बार कि अंतिम संस्कार से लेके गए थे, अचानक से डेड बॉडी जिंदा हो गई। अचानक से जो डेड बॉडी राम नाम सत्य के ले गए जलाने वाले थे, उसी टाइम उसमें कुछ हलचल हो गई, तुरंत लेके भागे हॉस्पिटल, तो जिंदा था। तो ये ऑटो रिससिटेशन है। इसके पीछे अननोन थ्योरीज है कि पेशेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में हॉस्पिटल में सीपीआर देके सब कुछ ट्राई किया, नो पल्स, कुछ नहीं आया, बट अचानक से कुछ समय बाद अचानक से वापस सर्वाइव हो गया। इसको ऑटो रिससिटेशन बोलते हैं कि अपने आप सर्वाइव हो गया, अपने आप सर्वाइव हो गया, इसको ऑटो रिससिटेशन बोलते हैं। इसको भी लेजर इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए, ये लेजर इफेक्ट क्वेश्चन आया था पिछले नॉट सेट में, आया था, कहां आया था रे? पिछले में आया था शायद। तो लेजर इफेक्ट का मतलब यही है कि सडन इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ ए शिजोफ्रेनिया पेशेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोराज़ेपाम। यानी कि वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी करके पड़ा था, रिजिड पोस्चर लेके खड़ा था, आपने लोराज़ेपाम लगाओगे तो सो पाएगा, सोएगा तो अपने आप रिजिडिटी खत्म हो जाएगी और सिम्टम तुरंत ठीक हो जाएंगे। वैसे ही इसका दूसरा मीनिंग साइकेट्री को छोड़ के ऑटो रिससिटेशन है। क्या है? ऑटो रिससिटेशन। लिख लिया? समझ में नहीं आएगा, झांक रहा हूं, ये क्या है, ये क्या है? मुझे पता है ना तुम्हारा। सुनो भाई, लेजर इफेक्ट क्या है कि सडन इंप्रूवमेंट, आई एम पी आर, इंप्रूवमेंट, ये इसमें एडके पढ़ोगे, ये क्या है? ये है, ये क्या लिख दिया? कौन से 5 अक्षर है इसके अंदर? इंप्रूवमेंट इन कैटाटोनिक सिम्टम्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोराज़ेपाम। दूसरे वर्ड में बोले आउट ऑफ साइकेट्रिक तो ऑटो रिससिटेशन है। अब टाइप देखते हैं हेबिफ्रेनिक, लोराज़ेपाम। दूसरे वर्ड में बोले आउट ऑफ साइकेट्रिक तो ऑटो रिससिटेशन है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोराज़ेपाम। दूसरे वर्ड में बोले हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, also known as disorganized schizophrenia, also known as disorganized schizophrenia। सो गई क्या? दो बार लिख लिया? तभी नींद में थी ना। Also known as disorganized schizophrenia. Onset is early, around the age of 10 to 20 years of age. Disturbance in thinking is most marked. सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस थॉट का अगर किसी में होता है तो हेबिफ्रेनिक में होता है। पर्सन शो चाइल्डिश सिली बिहेवियर, और इसका प्रोग्नोसिस बड़ा खराब रहता है। प्रोग्नोसिस खराब रहता है। दो तरह की चीजें हैं। एक क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग schizophrenia having worst prognosis, सबसे खराब प्रोग्नोसिस वाला schizophrenia कौन सा है? हाँ, अभी रिसेंट क्राइटेरिया के अनुसार सिंपल schizophrenia का प्रोग्नोसिस सबसे खराब है। अगर वो क्वेश्चन आपके पुराने वाले हिसाब से है तो वो हेबिफ्रेनिक है। तो तुम ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। सिंपल सिजोफ्रेनिया मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोस, सारे नेगेटिव सिम्टम होते हैं और डायग्नोस होने में बहुत वक्त लगता है, उसका प्रोग्नोसिस सबसे खराब है। बट तुम याद रखना है दोनों, हेबिफ्रेनिक का याद रखना, इसका भी प्रोग्नोसिस बैड और वर्स्ट याद रख सकते हो। तो हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया को हम डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया कहते हैं। ये अर्ली एज ऑफ ऑनसेट 10 से 20 साल में हो सकता है। इसमें थॉट का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट बच्चे जैसा बिहेव करेगा। सेंसलेस गिगलिंग, लॉन्ग टर्म मिरर गेजिंग। सेंसलेस गिगलिंग और लॉन्ग टर्म मिरर गेजिंग का मतलब शीशे के सामने खड़ा हो जाएगा, ही की करेगा, शीशे के आगे खड़ा बार बार शीशा देख रहा यूं ही है। ये क्या है? सेंसलेस गिगलिंग है, ही करना सेंसलेस गिगलिंग कहलाता है। और लगातार शीशे को घूरने को बोलते हैं लॉन्ग टर्म मिरर गेजिंग। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म मिरर गेजिंग, शीशे को लगातार घूरते हुए ही करना। इसके अलावा बच्चे जैसा बिहेव करेगा और कई तरह की बच्चों जैसी आवाजें निकालेगा। सिली बिहेवियर करेगा, चाइल्डिश सिली बिहेवियर, बच्चे जैसी आवाज निकाल देगा, बेटा बेटा बैठ बैठ बच्चे जैसी आवाज करके रोने लग जाएगा अचानक से है? कुछ भी कर सकता है, अजीब तरह की हरकतें। जितना मूर्खतापूर्ण बिहेवियर होगा वो सब किसमें देखने को मिलेगा? हेबिफ्रेनिक में मिलेगा। क्या समस्या है? क्या करना है?